आपको कहूं कि मैं फिटनेस इन्फ्लुएंसर हूं, एक माँ जिसकी 10 साल की बेटी है और आज उसकी बातें लाखों सुनते हैं। मैं अपने मॉम डैड की आंखों का तारा थी और बहुत प्यार मिला, सब कुछ ठीक था, बिल्कुल सही। लेकिन होता है ना, लाइफ हमेशा एक समान नहीं चलती। बहुत सारी खुशियां देखी तो गम तो लिखा ही था। जब मैं कुछ 4 साल की थी तो मेरे पापा का देहांत हो गया और सारी जिम्मेदारी किस पे आई? मेरी माँ पे। वो माँ पे जो एक हाउसवाइफ थी। 2 बेटियां थी, एक बेटा था। बेटा कुछ महीने का था, 2 महीना। मैं थी 4 साल और मेरी बहन थी 6 साल। आप सोचिए, जिस माँ ने अपनी जॉब उन बच्चों के लिए छोड़ दी, आज उन बच्चों का ही पेट पालने के लिए वो माँ फिर नौकरी करने गई। अपनी माँ को इतना स्ट्रगल करता देख मैंने ये डिसाइड कर लिया था कि अपनी पढ़ाई और विमेन एम्पावरमेंट एक ऐसी चीज है जो मैं जब तक जिंदा रहूंगी उसके बारे में बोलूंगी। लेकिन शायद तब वो रश्मि बहुत छोटी थी। धीरे धीरे मैं बड़ी होती रही, काफी सारी चीजों में चेंजेस देखे, लेकिन वो मेरी माँ को ताने सेम रहे। 2 बेटियां हैं, कैसे बड़ा करोगी, कैसे बनाओगी कुछ, क्या परवरिश करोगी, लोग क्या कहेंगे, जमाना बहुत खराब है। मेरी माँ ने ठान ली थी मैं अपनी बेटियों को, बेटे को तो जरूरी कुछ ना कुछ बना के रहूंगी। और उन्होंने हमेशा कहा सपने बड़े देखो और पढ़ाई पे हमेशा ध्यान दो। वैसे तो मैं बचपन से ही बोलती रही कि मुझे एयर होस्टेस बनना है, एयर होस्टेस बनना है। बट 12वीं के बाद मैंने अपनी माँ को कहा, माँ चलो मेरा दाखिला कराओ वहां पे जहां से पढ़कर मैं एयर होस्टेस बन सकती हूँ। इसी तरह शायद 2004 की बात होगी, क्योंकि मैंने तब 12वीं की थी। तो हम एक एकेडमी में गए जहां पे इतनी सारी लड़कियां आई हुई थी। माँ को देखकर मुझे ऐसा लग रहा था कि वो पहले से ही खुश है कि शायद कुछ अच्छा होने वाला है। और हम वहां पे गए, उन्होंने एक इंटरव्यू भी लिया जो मेरे हिसाब से एवरेज रहा होगा, बट मेरी तारीफों के पुल तो बहुत लंबे थे। उस दिन मेरी माँ को लगा शायद ये वो दिन है कि ये तमाचा है उन लोगों के मुंह पे जो कहते हैं कि माँ कुछ कर नहीं सकती और जिनकी बेटियां कुछ बन नहीं सकती। तमाचा उस दिन सिर्फ उन लोगों के मुंह पे नहीं था, तमाचा उस दिन सबके मुंह पे पड़ता अगर वो बात सच निकल जाती। लेकिन वो ये बात जो मेरे बारे में बोल रहे थे वो सबके बारे में बोल रहे थे। मेरी माँ का जो सपना उस समय पूरा मेरी माँ को लगा, वो पूरा था नहीं, वो अधूरा था। वो एक दिखावा था सिर्फ फीस लेने के लिए। उस समय अपनी माँ को खुश देखकर मैंने ये जरूर ठान लिया था, इनको नहीं बताऊंगी लेकिन भारत के सबसे बड़ी एयरलाइन में काम करके दिखाऊंगी। और ऐसा हुआ। 2007 की बात है, मैंने उस एयरलाइन में इंटरव्यू दिया जो इतने सालों चर्चा में रही। मैंने उस एयरलाइन में 1-2 नहीं, पूरे 3 साल काम किया और तो और उनके साथ इंटरनेशनल भी फ्लाई किया। यूपी की बेटी और लंदन। लोग बहुत सही कहते हैं, सपना देखो तो बड़ा। मैंने बड़ा देखा था, लेकिन जो सपना पूरा हो जाए वो बड़ा कैसा। जब मैंने काम करना शुरू किया तो मैंने जाना इसमें बहुत उन्नति नहीं है। यहां तक कि लोग कहते हैं कि आप कितने बार देश घूम लोगे, लंदन भी कुछ टाइम बाद आगरा लगने लग जाता है। मुझे लगा मुझे दुनिया में और बड़ा नाम करना है और बड़ा काम करना है। और वो जो कीड़ा था ना बचपन से विमेन एम्पावरमेंट का, वो हमेशा ऐसे बोलता था, रश्मि कुछ तो कर उन औरतों के लिए जो शायद अपने लिए कुछ नहीं कर पाई आज तक। उसके बाद मैंने सोचा कि एक कॉर्पोरेट जॉब करते हैं, क्योंकि पैसा कमाना जरूरी था। और फिर मेरी शादी हुई और शादी के बाद बच्चा, बच्चे के बाद जॉब मैंने 1 साल छोड़ा और फिर सोचा नहीं, मैं जॉब नहीं छोड़ सकती, मैं वापस ज्वाइन करूंगी। लेकिन क्या, बच्चा, जॉब और वो पेन्स जो प्रेगनेंसी के बाद होते हैं, जिसके बारे में कोई बात नहीं करता। मैंने ठाना था जिस दिन मेरी बेटी 1 साल की हो जाएगी मैं जॉब वापस ज्वाइन कर लूंगी। मेरी बेटी का बर्थडे होता है 28 मार्च। वो 28 मार्च को 1 साल की हुई और 1 अप्रैल को मैंने जॉब ज्वाइन कर ली। आप कह सकते हैं कैसी माँ है, मैं पहले भी सुन चुकी हूँ। अपने बारे में सोचती है, प्रोफेशनल कमिटमेंट्स हैं, बहुत आम है ये बातें। ये बातें मुझे नहीं श्योर कभी किसी मर्दों ने सुनाए या कभी किसी मर्द को बोला गया तेरे को शर्म नहीं आती, तेरी बेटी 1 साल की है तो जॉब पे आता है। लेकिन जब मैंने ज्वाइन करी जॉब, जगल करने लगी मैं मॉम रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अपनी खुद की आइडेंटिटी को। लेकिन जैसे मैंने आपको बोला ना, मॉम मॉम होती है, वो उसका बच्चे का पल्ला हमेशा भारी रहता है। दूसरे के तानों से तो हम लड़ ले, बट उन तानों का क्या जो हम खुद को मारते हैं। रश्मि रश्मि को ही मारती है, तेरी बेटी को आज तो छोड़ के जॉब पे जा रही है। ओ तेरी बेटी बेटी का पीटीएम मीटिंग में तो पीटीएम पे नहीं जाएगी, अपनी बेटी से प्यार नहीं करती, बेटी की तो तू गाने गाती है।
वो गिल्ट जो होता है ना, वो माँ बनने से पहले प्रेगनेंसी के साथ शुरू हो जाता है, वो कभी नहीं जाता, वो कभी नहीं जाएगा। वो मेरी माँ के दिल से भी नहीं गया, मेरी माँ की माँ के दिल से भी नहीं गया। तो एक बात तो हम मान लेते हैं, एक माँ के लिए उसका बच्चा का पढ़ना हमेशा भारी होता है। जब मैं अपनी बेटी को उसके प्ले स्कूल छोड़ने जाती थी, क्योंकि वो 1 साल की थी, इतना छोटा बच्चा एक टर्न से पहले ही पहचान लेता था कि उसका वो स्कूल आने वाला है, और वो रोने लग जाती थी। कभी कभी तो घसीटते हुए जाती थी अंदर कि नहीं, मुझे मेरी मॉम के पास भेज दो। तभी भी उसको छोड़ के मैं ऑफिस गई हूँ। बुरी माँ हूं ना, सुना है मैंने। कितने बार मैंने मीटिंग से छुट्टी ली है क्योंकि मेरे बच्चे की तबीयत खराब है। प्रोफेशनल नहीं हूं ना मैं, सुना है मैंने। जब मैं 1 साल घर पे रही तो अपने पति के पैसों पे पलती है, कहाँ गई वो विमेन एम्पावरमेंट, ये भी सुना है मैंने। तानू को क्या है, अब तो आदत सी हो गई है जैसे मुझको। लेकिन जब मैंने जॉब जगल करना शुरू किया, मुझे रियलाइज हुआ कि बहुत सुनी लोगों के हिसाब से ड्रीम बनाना, सपने देखना बहुत हो गया। अब अंत है, अपने लिए जीऊंगी। तब मेरे पति ने मुझे सुझाव दिया कि तुम अपना ध्यान रखो, लोगों की मत सुनो, अपनी हेल्थ की ध्यान रखो, योगा करो, जिम करो, या कुछ भी करो, या होम पे ही कोई अपने अपने वर्कआउट शुरू कर दो। इतना सारी चीजें आप घर में कर सकते हो, लेकिन आप क्या करते हो, बहाने बनाते हो। और मैंने धीरे धीरे, कभी कुछ योगा के आसन से, कभी सिर्फ 5 मिनट का वर्कआउट देख के, तो कभी कभी योगा के नाम पे सिर्फ मेडिटेशन करके ही शुरुआत करी। और मैंने ऐसा करना शुरू कर दिया और मुझे पसंद भी आना लगा अपना योगा टाइम, मी टाइम, वर्कआउट टाइम। बहुत जब मैं यूट्यूब पे वीडियोस देखने लगी या कहीं भी, लेकिन हर जगह मुझे लगा कि मर्दी है या आदमी है। और जब मुझे प्यार होने लगा वर्कआउट से, तो मैंने सोचा और जानती हूँ और किस तरीके के वर्कआउट होते हैं। तब मैंने शुरू कर दिया देखना कुछ कुछ वीडियोस। बट उस समय इतना लोग देखते नहीं थे। हेल्थ का तो लोगों को तब पता लगा जब कोरोना आया। तो कोरोना के बाद लोगों ने हेल्थ वीडियोस बनाना शुरू करी। लेकिन मैं उससे पहले की बात कर रही हूँ। उस समय सारी, मतलब ज्यादातर वीडियोस सब मर्दों की होती थी। मैं ये सोचती थी कि मर्द हर जगह है, हर फील्ड में टॉप ही करते हैं, यहाँ पे भी कर रहे हैं, कुछ नया नहीं है। बट इतनी कम औरतें, ऐसा क्या है इसमें कि जो वो हम नहीं कर सकते। माना वो अच्छा काम कर रहे थे, लेकिन वो कितना समझते होंगे एक औरत के शरीर को। तो मुझे लगा नहीं, मुझे जरूर थोड़ा सा और नॉलेज गेन करनी चाहिए और वो वीडियोस बनानी चाहिए जो औरतों की मदद कर सके, मेरी जैसी माओं की मदद कर सके, बेटियों की मदद कर सके। और इससे शुरू हुई एक बहुत छोटी सी जर्नी जो इतनी बड़ी बन जाएगी, मैंने सच में नहीं सोचा था। अब मैंने ये तो सोच लिया कि वर्कआउट वीडियो बनानी है, बट कितनी एक्सरसाइजेस आप जान सकते हो अपने आप से? कुछ तो नॉलेज, हेल्प की जरूरत पड़ेगी। आप कैसे वीडियो बनाओगे, मतलब फोन से बनाओगे, लोग किससे बनाते हैं, एडिटिंग कैसे करते होंगे, और किसी की वीडियो इतनी सुंदर है तो किसी की इतनी नॉर्मल क्यों दिखती है? ये क्वेश्चन आज भी लोगों के मन में आते हैं जब वो रील्स देखते हैं। बट जिस समय की मैं बात कर रही हूँ, उस समय पे रील्स थे ही नहीं। उस समय पे लोग सिर्फ अपनी फोटो डालते थे इंस्टाग्राम पे। क्योंकि मैंने इंस्टाग्राम पे शुरू किया, तभी भी मैंने वीडियोस ही डाली और डालनी शुरू करी, क्योंकि मकसद से नहीं हिलना था। धीरे धीरे मैंने जाना कि क्या हो सकता है, किस तरीके से शूट कर सकते हैं। पर वो बहुत ही टायरिंग और बहुत ही लॉन्ग प्रोसीजर था। मुझे आज भी वो रातें याद है जब अपनी बेटी के सोने के बाद मैंने स्क्रिप्टिंग करी है, या कभी कभी सुबह सबको भेज के जो 2 घंटे निकाले हैं उसमें फटाफट से वर्कआउट भी किया और शूट भी किया। कभी कभी शूट कर लिया, एडिट करने का टाइम नहीं मिला। और कभी कभी एडिटिंग इतनी बकवास, आज भी देखती हूँ तो अपनी एडिटिंग पे बहुत शर्म आती है। लेकिन जरूर गुरूर होता है, करा तो सही। संघर्ष बड़ा रहा, लेकिन फाइनली 1.5 साल बाद मेरे 100 के फॉलोअर्स हो गए। टड़ा! उसके बाद एक, भगवान की दुआ से शायद उनको मेरा दिल साफ लगा, एक वीडियो वायरल हो गई और उसके बाद देयर हैज बीन नो लुकिंग बैक। फॉलोअर्स, ब्रांड कोलैब्स, मैं ये नहीं कहूंगी कि सिर्फ एक पोस्ट की वजह से मैं हूं जो मैं आज हूं। अगर उस वायरल के बाद मैंने अपने एफर्ट कम कर दिए होते, डेडिकेशन कम कर दी होती, सपने छोड़ दिए होते, तो खत्म हो गया होता। एक वायरल रील से आप नहीं बन सकते हो। आपका सपना सबसे अलग होना चाहिए, मेहनत उससे ऊपर होनी चाहिए, और हमेशा करते रहने की जज्बा आप में भरा हुआ होना चाहिए। मुझे लगता है एक छोटा सा सपना जो मैंने देखा था, वो छोटी रश्मि बनके, बड़ी रश्मि बनके, एक माँ बनके, कि शायद मैं औरतों के लिए या माओं के लिए कुछ कर पाऊं, आज कुछ पूरा होता सा दिख रहा है। हार नहीं माननी है, यही रुकना नहीं है, और आगे बढ़ना है, और माओं तक पहुंचना है, और आप सब लोगों को एहसास दिलाना है। सपना देखो तो बड़ा देखो और डरो मत,
उसको पाने के लिए पूरी शिद्दत लगा दो। लेकिन कोई भी काम आसान नहीं होता। दृढ़ निश्चय रहो, कंसिस्टेंट रहो, सपना बड़ा देखो और जान लो कि आप औरत हो। और औरत अगर एक बच्चे को जन्म दे सकती है तो वो कुछ भी कर सकती है। It is said that when you educate a woman, you educate an entire generation. नारी सशक्तिकरण पर ये पंक्तियां हमारे दिल को जोश और हिम्मत से भर देती है। ऐसी ही हिम्मत भरी कहानी अभी हमने सुनी जोश टॉक्स पर और हमें उससे काफ़ी प्रेरणा भी मिली। ऐसी ही कहानी है लक्ष्मी जी की, जिन्होंने CS करके बड़े शहर में वो आए जॉब का सपना लेके, पर उन्हें यहाँ जॉब नहीं मिल पाई। पर उन्होंने हिम्मत नहीं हारी, जोश के साथ उन्होंने कम्युनिकेशन स्किल्स पर काम किया और आज एक बड़ी कंपनी में वो काम कर रही हैं। लक्ष्मी जी की ही तरह कई स्टूडेंट्स जैसे कि वैशाली जी, नीला, प्रणाली, आरती और उषा जी ने मिलके जोश स्किल्स के साथ विभिन्न स्किल्स जैसे कि स्पोकन इंग्लिश, कम्युनिकेशन स्किल्स, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, फाइनेंस, बिजनेस बिल्डिंग सीख कर आज अपनी अलग पहचान बनाई है। आज ही अपने जैसे लाखों स्टूडेंट के साथ भारत के नंबर 1 स्पोकन इंग्लिश लर्निंग ऐप जोश स्किल्स ऐप के साथ अपनी इंग्लिश लर्निंग जर्नी शुरू करें। तो अपने पति के पैसों पे पलती है। तेरी बेटी को आज तो छोड़ के जॉब पे जा रही है। ओ, तेरी बेटी का PTM मीटिंग में तो PTM पे नहीं जाएगी। अपने बेटी से प्यार नहीं करती। बेटी की तो गाने गाती है। कहाँ गई वो विमेन एम्पावरमेंट? मैं ये सोचती थी कि मर्द हर जगह है, हर फील्ड में टॉप ही करते हैं, यहाँ पे भी कर रहे हैं, कुछ नया नहीं है। लेकिन वो कितना समझते होंगे एक औरत के शरीर को। एक वीडियो वायरल हो गई और इससे शुरू हुई एक बहुत छोटी सी जर्नी जो इतनी बड़ी बन जाएगी, मैंने सच में नहीं सोचा था। अंग्रेजी में बात करो बिना डरे बिना शर्माए। डाउनलोड जोश टॉक्स इंग्लिश स्पीकिंग ऐप। अगर मैं आपको कहूं कि मैं फिटनेस इन्फ्लुएंसर हूं, एक माँ जिसकी 10 साल की बेटी है और आज उसकी बातें लाखों सुनते हैं। मैं अपने मॉम डैड की आंखों का तारा थी और बहुत प्यार मिला। सब कुछ ठीक था, बिल्कुल सही। लेकिन होता है ना, लाइफ हमेशा एक समान नहीं चलती। बहुत सारी खुशियां देखी तो गम तो लिखा ही था। जब मैं कुछ 4 साल की थी तो मेरे पापा का देहांत हो गया और सारी जिम्मेदारी किस पे आई? मेरी माँ पे। वो माँ पे जो एक हाउसवाइफ थी। 2 बेटियां थी, एक बेटा था। बेटा कुछ महीने का था, 2 महीना। मैं थी 4 साल और मेरी बहन थी 6 साल। आप सोचिए, जिस माँ ने अपनी जॉब उन बच्चों के लिए छोड़ दी, आज उन बच्चों का ही पेट पालने के लिए वो माँ फिर नौकरी करने गई। अपनी माँ को इतना स्ट्रगल करता देख मैंने ये डिसाइड कर लिया था कि अपनी पढ़ाई और विमेन एम्पावरमेंट एक ऐसी चीज है जो मैं जब तक जिंदा रहूंगी उसके बारे में बोलूंगी। लेकिन शायद तब वो रश्मि बहुत छोटी थी। धीरे धीरे मैं बड़ी होती रही, काफी सारी चीजों में चेंजेस देखे, लेकिन वो मेरी माँ को ताने सेम रहे। 2 बेटियां हैं, कैसे बड़ा करोगी, कैसे बनाओगी कुछ, क्या परवरिश करोगी, लोग क्या कहेंगे, जमाना बहुत खराब है। मेरी माँ ने ठान ली थी मैं अपनी बेटियों को, बेटे को तो जरूरी कुछ ना कुछ बना के रहूंगी। और उन्होंने हमेशा कहा सपने बड़े देखो और पढ़ाई पे हमेशा ध्यान दो। वैसे तो मैं बचपन से ही बोलती रही कि मुझे एयर होस्टेस बनना है, एयर होस्टेस बनना है। बट 12वीं के बाद मैंने अपनी माँ को कहा, माँ चलो मेरा दाखिला कराओ वहां पे जहां से पढ़कर मैं एयर होस्टेस बन सकती हूँ। इसी तरह शायद 2004 की बात होगी, क्योंकि मैंने तब 12वीं की थी। तो हम एक एकेडमी में गए जहां पे इतनी सारी लड़कियां आई हुई थी। माँ को देखकर मुझे ऐसा लग रहा था कि वो पहले से ही खुश है कि शायद कुछ अच्छा होने वाला है। और हम वहां पे गए, उन्होंने एक इंटरव्यू भी लिया जो मेरे हिसाब से एवरेज रहा होगा, बट मेरी तारीफों के पुल तो बहुत लंबे थे। उस दिन मेरी माँ को लगा शायद ये वो दिन है कि ये तमाचा है उन लोगों के मुंह पे जो कहते हैं कि माँ कुछ कर नहीं सकती और जिनकी बेटियां कुछ बन नहीं सकती। तमाचा उस दिन सिर्फ उन लोगों के मुंह पे नहीं था, तमाचा उस दिन सबके मुंह पे पड़ता अगर वो बात सच निकल जाती। लेकिन वो ये बात जो मेरे बारे में बोल रहे थे वो सबके बारे में बोल रहे थे। मेरी माँ का जो सपना उस समय पूरा मेरी माँ को लगा वो पूरा था नहीं, वो अधूरा था। वो एक दिखावा था सिर्फ फीस लेने के लिए। उस समय अपनी माँ को खुश देखकर मैंने ये जरूर ठान लिया था, इनको नहीं बताऊंगी लेकिन भारत के सबसे बड़ी एयरलाइन में काम करके दिखाऊंगी। और ऐसा हुआ। 2007 की बात है, मैंने उस एयरलाइन में इंटरव्यू दिया जो इतने सालों चर्चा में रही। मैंने उस एयरलाइन में 1-2 नहीं पूरे 3 साल काम किया और तो और उनके साथ इंटरनेशनल भी फ्लाई किया। यूपी की बेटी और लंदन। लोग बहुत सही कहते हैं, सपना देखो तो बड़ा। मैंने बड़ा देखा था
लेकिन जो सपना पूरा हो जाए वो बड़ा कैसा। जब मैंने काम करना शुरू किया तो मैंने जाना इसमें बहुत उन्नति नहीं है। यहाँ तक कि लोग कहते हैं कि आप कितने बार देश घूम लोगे, लंदन भी कुछ टाइम बाद आगरा लगने लग जाता है। मुझे लगा मुझे दुनिया में और बड़ा नाम करना है और बड़ा काम करना है। और वो जो कीड़ा था ना बचपन से विमेन एम्पावरमेंट का, वो हमेशा ऐसे बोलता था, रश्मि कुछ तो कर उन औरतों के लिए जो शायद अपने लिए कुछ नहीं कर पाई आज तक। उसके बाद मैंने सोचा कि एक कॉर्पोरेट जॉब करते हैं क्योंकि पैसा कमाना जरूरी था। और फिर मेरी शादी हुई और शादी के बाद बच्चे के बाद जॉब मैंने 1 साल छोड़ा और फिर सोचा नहीं, मैं जॉब नहीं छोड़ सकती, मैं वापस ज्वाइन करूंगी। लेकिन क्या, बच्चा, जॉब और वो पेन्स जो प्रेगनेंसी के बाद होते हैं, जिसके बारे में कोई बात नहीं करता। मैंने ठाना था जिस दिन मेरी बेटी 1 साल की हो जाएगी मैं जॉब वापस ज्वाइन कर लूंगी। मेरी बेटी का बर्थडे होता है 28 मार्च, वो 28 मार्च को 1 साल की हुई और 1 अप्रैल को मैंने जॉब ज्वाइन कर ली। आप कह सकते हैं कैसी माँ है, मैं पहले भी सुन चुकी हूँ, अपने बारे में सोचती है, प्रोफेशनल कमिटमेंट्स हैं, बहुत आम है ये बातें मुझे नहीं श्योर कभी किसी मर्दों ने सुना है या कभी किसी मर्द को बोला गया तेरे को शर्म नहीं आती, तेरी बेटी 1 साल की है तो जॉब पे आता है। लेकिन जब मैंने ज्वाइन करी जॉब, जगल करने लगी मैं मॉम रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अपनी खुद की आइडेंटिटी को। लेकिन जैसे मैंने आपको बोला ना, मॉम होती है, वो उसका बच्चे का पड़ला हमेशा भारी रहता है। दूसरे के तानों से तो हम लड़ ले, बट उन तानों का क्या जो हम खुद को मारते हैं। रश्मि को ही मारती है, तेरी बेटी को आज तो छोड़ के जॉब पे जा रही है, ओ तेरी बेटी का पीटीएम मीटिंग में तो पीटीएम पे नहीं जाएगी, अपने बेटी से प्यार नहीं करती, बेटी की तो तू गाने गाती है। वो गिल्ट जो होता है ना, वो माँ बनने से पहले प्रेगनेंसी के साथ शुरू हो जाता है, वो कभी नहीं जाता, वो कभी नहीं जाएगा। वो मेरी माँ के दिल से भी नहीं गया, मेरी माँ की माँ के दिल से भी नहीं गया। तो एक बात तो हम मान लेते हैं, एक माँ के लिए उसका बच्चा का पड़ना हमेशा भारी होता है। जब मैं अपनी बेटी को उसके प्ले स्कूल छोड़ने जाती थी, क्योंकि वो 1 साल की थी, इतना छोटा बच्चा एक टर्न से पहले ही पहचान लेता था कि उसका वो स्कूल आने वाला है और वो रोने लग जाती थी। कभी कभी तो घसीटते हुए जाती थी अंदर कि नहीं मुझे मेरी मॉम के पास भेज दो। तभी भी उसको छोड़ के मैं ऑफिस गई हूँ। बुरी माँ हूं ना, सुना है मैंने कितने बार मैंने मीटिंग से छुट्टी ली है क्योंकि मेरे बच्चे की तबीयत खराब है। प्रोफेशनल नहीं हूं ना मैं, सुना है मैंने। जब मैं 1 साल घर पे रही तो अपने पति के पैसों पे पलती है, कहाँ गई वो विमेन एम्पावरमेंट, ये भी सुना है मैंने। तानू का क्या है, अब तो आदत सी हो गई है जैसे मुझको। लेकिन जब मैंने जॉब जगल करना शुरू किया, मुझे रियलाइज हुआ कि बहुत सुनी लोगों के हिसाब से ड्रीम बनाना, सपने देखना बहुत हो गया, अब अंत है, अपने लिए जीऊंगी। तब मेरे पति ने मुझे सुझाव दिया कि तुम अपना ध्यान रखो, लोगों की मत सुनो, अपनी हेल्थ की ध्यान रखो, योगा करो, जिम करो या कुछ भी करो, या होम पे ही कोई अपने वर्कआउट शुरू कर दो। इतना सारी चीजें आप घर में कर सकते हो, लेकिन आप क्या करते हो, बहाने बनाते हो। और मैंने धीरे धीरे कभी कुछ योगा के आसन से, कभी सिर्फ 5 मिनट का वर्कआउट देख के, तो कभी कभी योगा के नाम पे सिर्फ मेडिटेशन करके ही शुरुआत करी। और मैंने ऐसा करना शुरू कर दिया और मुझे पसंद भी आना लगा अपना योगा टाइम, मी टाइम, वर्कआउट टाइम। बहुत जब मैं यूट्यूब पे वीडियोस देखने लगी या कहीं भी, लेकिन हर जगह मुझे लगा कि मर्दी है या आदमी है। और जब मुझे प्यार होने लगा वर्कआउट से, तो मैंने सोचा और जानती हूँ और किस तरीके के वर्कआउट होते हैं। तब मैंने शुरू कर दिया देखना कुछ वीडियोस, बट उस समय इतना लोग देखते नहीं थे। हेल्थ का तो लोगों को तब पता लगा जब कोरोना आया, तो कोरोना के बाद लोगों ने हेल्थ वीडियोस बनाना शुरू करी। लेकिन मैं उससे पहले की बात कर रही हूँ, उस समय सारी ज्यादातर वीडियोस सब मर्दों की होती थी। मैं ये सोचती थी कि मर्द हर जगह है, हर फील्ड में टॉप ही करते हैं, यहाँ पे भी कर रहे हैं, कुछ नया नहीं है। बट इतनी कम औरतें, ऐसा क्या है इसमें कि जो वो हम नहीं कर सकते। माना वो अच्छा काम कर रहे थे, लेकिन वो कितना समझते होंगे एक औरत के शरीर को। तो मुझे लगा नहीं, मुझे जरूर थोड़ा सा और नॉलेज गेन करनी चाहिए और वो वीडियोस बनानी चाहिए जो औरतों की मदद कर सके, मेरी जैसी माओं की मदद कर सके, बेटियों की मदद कर सके। और इससे शुरू हुई एक बहुत छोटी सी जर्नी जो इतनी बड़ी बन जाएगी, मैंने सच में नहीं सोचा था। अब मैंने ये तो सोच लिया कि वर्कआउट वीडियो बनानी है, बट कितनी एक्सरसाइजेस आप जान सकते हो अपने आप से, कुछ तो नॉलेज, हेल्प की जरूरत पड़ेगी। आप कैसे वीडियो बनाओगे, फोन से बनाओगे, लोग किससे बनाते हैं, एडिटिंग कैसे करते होंगे, और किसी की वीडियो इतनी सुंदर है तो किसी की इतनी नॉर्मल क्यों दिखती है। ये क्वेश्चन आज भी लोगों के मन में आते हैं जब वो रील्स देखते हैं। बट जिस समय की मैं बात कर रही हूँ, उस समय पे रील्स थे ही नहीं।
उस समय पे लोग सिर्फ अपनी फोटो डालते थे इंस्टाग्राम पे। क्योंकि मैंने इंस्टाग्राम पे शुरू किया तभी भी मैंने वीडियोस ही डाली और डालनी शुरू करी, क्योंकि मकसद से नहीं हिलना था। धीरे धीरे मैंने जाना कि क्या हो सकता है, किस तरीके से शूट कर सकते हैं, बट वो बहुत ही टायरिंग और बहुत ही लॉन्ग प्रोसीजर था। मुझे आज भी वो रातें याद है जब अपनी बेटी के सोने के बाद मैंने स्क्रिप्टिंग करी है, या कभी कभी सुबह सबको भेज के जो 2 घंटे निकाले हैं उसमें फटाफट से वर्कआउट भी किया और शूट भी किया। कभी कभी शूट कर लिया, एडिट करने का टाइम नहीं मिला, और कभी कभी एडिटिंग इतनी बकवास, आज भी देखती हूँ तो अपनी एडिटिंग पे बहुत शर्म आती है, लेकिन जरूर गुरूर होता है। करा तो सही, संघर्ष बड़ा रहा, लेकिन फाइनली 1.5 साल बाद मेरे 100 के फॉलोअर्स हो गए। टड़ा! उसके बाद एक भगवान की दुआ से शायद उनको मेरा दिल साफ लगा, एक वीडियो वायरल हो गई और उसके बाद देयर हैज बीन नो लुकिंग बैक। फॉलोअर्स, ब्रांड कोलैब्स, मैं ये नहीं कहूंगी कि सिर्फ एक पोस्ट की वजह से मैं हूं जो मैं आज हूं। अगर उस वायरल के बाद मैंने अपने एफर्ट कम कर दिए होते, डेडिकेशन कम कर दी होती, सपने छोड़ दिए होते, तो खत्म हो गया होता। एक वायरल रील से आप नहीं बन सकते हो। आपका सपना सबसे अलग होना चाहिए, मेहनत उससे ऊपर होनी चाहिए, और हमेशा करते रहने की जज्बा आप में भरा हुआ होना चाहिए। मुझे लगता है एक छोटा सा सपना जो मैंने देखा था, वो छोटी रश्मि बनके, बड़ी रश्मि बनके, एक माँ बनके, कि शायद मैं औरतों के लिए या माओं के लिए कुछ कर पाऊं, आज कुछ पूरा होता सा दिख रहा है। हार नहीं माननी है, यही रुकना नहीं है, और आगे बढ़ना है, और माओं तक पहुंचना है, और आप सब लोगों को एहसास दिलाना है, सपना देखो तो बड़ा देखो और डरो मत, उसको पाने के लिए पूरी शिद्दत लगा दो। लेकिन कोई भी काम आसान नहीं होता, दृढ़ निश्चय रहो, कंसिस्टेंट रहो, सपना बड़ा देखो, और जान लो कि आप औरत हो, और औरत अगर एक बच्चे को जन्म दे सकती है तो वो कुछ भी कर सकती है।